नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। ऐसे प्रश्न जो नित्य ही आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं, उन प्रश्नों का जवाब लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहला प्रश्न है लक्ष्मण भंडारी जी का। इन्होंने पूछा है, अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा और केतु साथ में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, लेकिन चलित चक्र में चंद्रमा अकेले हो, राहु और केतु से दृष्टि या युत न हो, तो चंद्र ग्रहण से मुक्त है? लक्ष्मण जी, मैंने सदैव एक बात कहा कि योग और दुर्योग सदैव जन्मांक चक्र से देखिए। चलित चक्र में चंद्रमा का अकेले होना या राहु केतु का उस भाव से अलग हो जाना, निसंदेह इसमें हो सकता है चंद्रमा ही आखिरी पॉइंट पर हो, राशि परिवर्तन करने वाले हों और वहां पर वो अलग भाव में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप अपने ऊपर भी एक बार आजमा करके देखिए कि राहु केतु के संबंध के कारण कई बार लोगों के मन में, अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु का संबंध हो तो क्या परेशानी होती है। एक अज्ञात भय मन में बना रहता है, अज्ञात तरह तरह की एक सामान्य कोई बात आपने सोच ली या कोई बात सुबह आपके दिमाग में आ गई, तो आप पूरे दिन उस बात को लेकर के कुछ न कुछ तर्क वितर्क कुतर्क अपने मन में करते रहेंगे, उधेड़ बुन आपके मन में चलता रहेगा। एक अज्ञात सा भय, सामान्य किसी और की आपने परेशानी सुनी तो आपके दिमाग पर वो बात हावी हो जाएगी कि ऐसी परेशानी हो तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। आपका दिमाग उसके लिए उधेड़ बुन लगातार करने लगता है। तो आप पहले ऊपर खुद पर आजमा करके देखिए, क्या ये परेशानी आपको हो रही है? और अगर हो रही है तो सीधी सी बात है कि प्रभाव तो आपको जन्म कुंडली से ही मिलने वाला, जन्मांक चक्र से ही मिलने वाला है। चैताली घोष, ये चैताली घोष हैं। इन्होंने पूछा है, मेरी तुला लग्न की कुंडली में बुध षष्ठम भाव में नीच राशि में वक्री अस्त और बाल अवस्था के होकर मंगल सूर्य शनि के साथ हैं और षष्ठेश गुरु पंचम भाव में शुक्र और केतु के साथ बलवान अवस्था में बैठे हैं, तो क्या नीच के बुध से मुझे कोई खतरा है? इनका कहना है कि तुला लग्न की कुंडली में बुध षष्ठम भाव में बैठे हैं, ये भाग्येश हो जाते हैं यहां पर। अब इनका कहना है कि वो बुध कैसा है, तो नीच का भी है, वक्री भी है, अस्त भी है, बाल अवस्था का भी है। मंगल सूर्य और शनि ये तीन ग्रह षष्ठम में बैठे हुए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं घोष जी कि ये बात तो तय है कि आपका भाग्य षष्ठस्थ है, तो खतरा तो सबसे पहले यही है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना होगा, भाग्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा, तब जाकर के भाग्य और भाग्य से जुड़ा चीज आपको प्राप्त होगा। एक दूसरा, अब सीधी सी बात है कि बुध का जाकर के षष्ठम भाव में कमजोर हो जाना कई और तरह की परेशानियां, दंत रोग इत्यादि और भी कुछ परेशानियां, त्वचाजन्य रोग वगैरह भी ये देने लगते हैं। वाणी पर भी इसका प्रभाव आने लगता है, कई बार अभिव्यक्ति में परेशानी आने लगती है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास बोलने की क्षमता है तब भी अभिव्यक्त न कर पाए, अथवा मन में सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और बैठा, सामने वाला समझा कुछ और, तो ऐसी स्थिति तो अवश्य आएगी। अब इसको आप अगर खतरा समझते हो या समझती हूं तो अब आप इसको देख लीजिएगा। नाम में मुझे कंफ्यूजन है, आप मेल या फीमेल हो सकता है, कई बार अलग अलग जगहों के नाम से चैताली नाम है। वैसे तो मुझे लगता है कि सीधी सी बात है कि आप मतलब फीमेल ही हैं, तो इस अवस्था में मैं आपको बता दूं कि खतरा तो है, सावधान रहिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने पूछा है, अगर किसी जन्म कुंडली में कर्क लग्न और चंद्र और गुरु, अच्छा इनका कहना है कि कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और गुरु 7वें भाव में बैठे हैं, शनि और केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो गुरु के परिणाम कैसे होंगे? तो कर्क लग्न की कुंडली है और आपका कहना है कि गुरु 7वें भाव में बैठे हैं और शनि चंद्र गुरु 7वें भाव में, यहां गजकेसरी योग बना रहे हैं, और शनि केतु भाग्य भाव में, यानी परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, परिवर्तन योग इसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तन योग के होने पर
एक विशेष परिस्थिति को जरा समझिए। गुरु कौन है? तो गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा शुभ ग्रह जो कभी किसी का बुरा करना नहीं जानता। मैं जो समझाना चाहता हूं, आप कूद के अर्थ पे मत पहुंचिएगा। बहुत सारे लोग आधी अधूरी बात पर कूद जाते हैं तो समझाने में मुझे तकलीफ होती है। और शनि कैसे हैं? तो शनि ऐसे ग्रह हैं जो बहुत अच्छा करना नहीं जानते, केवल कष्ट देना जानते हैं। कई लोग कूद पड़े होंगे अब तक तो कि न्यायाधीश हैं। खैर, आधी अधूरी जानकारी पर मत कूदिए। तो वो बुरा करने के अलावा कुछ नहीं जानते, केवल दुख। ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक शनि को कहा गया है। अब जरा गौर करिए कि ज्योतिष शास्त्र का तर्क है कि जब भी कोई ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के समान भी प्रभाव ले लेता है। अब गुरु के पास ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे हैं गुरु जिनके अंदर कोई बुराई है ही नहीं। अब थोड़ा सा बुराई रूपी नमक मिल जाए इस आटे में तो बढ़िया बन जाएगा पकवान। अब शनि के पास आइए, इनके पास केवल दुख है, लेकिन गुरु रूपी ज्ञान और अमृत रूपी दृष्टि वाला भाव भी इनके अंदर आ जाए तो जाहिर सी बात है इनका बल बढ़ेगा। वैसे ही आप सभी ग्रह पर लागू करिए। परिवर्तन इसीलिए सदैव बड़ी मायने की बात हो जाती है। जन्म कुंडली में परिवर्तन को महायोग के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि ग्रह में दो तरह के प्रभाव आ जाते हैं। अब एक आम व्यक्ति, उदाहरण से समझिए, बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, उसे बुराई आती ही नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा नमक का वो आ जाए उसके अंदर, कि थोड़ी सी उसके अंदर बुराई भी आ जाए, तो बुराई आने का अर्थ वो बुरा नहीं करने लगेगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से। पहले कैसा था वो कि पहले जो जैसा आता था उसको इस्तेमाल करके चला जाता था, लेकिन अब उसने देखना दुनियादारी रूपी चश्मा डाल लिया। इसलिए परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ होता है। सो कोई भी परिवर्तन हो वहां दोनों के अंदर एक दूसरे का प्रभाव आ जाता है, इसलिए परिवर्तन सर्वाधिक श्रेष्ठ है। संग्राम पाटिल जी ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में गुरु अष्टम में, शुक्र शनि पंचम में और राहु मंगल नवम भाव में हो तो इनमें से किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए? कर्क लग्न की कुंडली में गुरु अष्टम भाव में है, रहने दीजिए इनका रत्न। शुक्र शनि पंचम में है, रहने दीजिए इनका रत्न। और राहु मंगल नवम में है, हाँ तो मंगल का रत्न पहन लीजिए। आप ये जरूर देख रहे होंगे कि मंगल को अंगारक योग लगा हुआ है, परंतु पहले तो ये देखिए, कई बार मैं इसको सदैव कहा करता हूं, इसको समझिए इस चीज को, कि दुर्योग को देखने के लिए दोनों के अंश को देखिए, दूरी कितनी है। उदाहरण से समझिए, मंगल एक राशि पर लगभग 1.5 माह का समय बिताते हैं और राहु 18 महीना, समय अंतराल काफी है। अब राहु जो है, मंगल सीधा ऐसे जा रहे हैं और राहु ऐसे, दोनों की मुलाकात नहीं होने वाली है। अगर मंगल ने पार कर लिया है, राहु अथवा केतु जो भी साथ हो, इनको पार कर लिया है, तो अब इनकी मुलाकात नहीं होने वाली है। पार नहीं किया है तो बीच में एक जगह टकराएंगे, नक्षत्र में एक जगह स्थिति में आएंगे, अन्यथा दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो भाव में होने के कारण आप दुर्योग कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दुर्योग अपना प्रभाव दे रहा होगा। तो आप मंगल का रत्न धारण करिए, अच्छा रहेगा। अजिंक्य नानगारे ने पूछा है, केतु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो केतु की गणना पापग्रह में होगी या शुभ ग्रह में? क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए, केतु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो चंद्रमा भी पापग्रह और शुभ ग्रह बनते हैं। पहला एक, दूसरा आपने ये नहीं पूछा, बताया किस भाव में, किस राशि में। अगर चंद्रमा की ही राशि में बैठे हैं और चंद्रमा शुभ ग्रह बैठे हैं तो निसंदेह आपका केतु शुभ प्रभाव देने वाला बनेगा, चंद्रमा के बल को बली करेगा। लेकिन अगर ये उदाहरणार्थ समझिए कि आपने ये प्रश्न पूछा और हो सकता है ये ऐसा हो कि कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में दोनों बैठे हो, तो ये केतु भी बुरा प्रभाव देने वाले बनेंगे, जातक के मन को बेहद अशांत करने वाले बनेंगे। समझ गए क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा ऑलरेडी नीच का है और नीच के चंद्रमा के साथ बैठ करके चंद्रमा के समान फल देने वाले बन गए। दूसरा, अब मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल उग्रता का स्वभाव दे दिया, तो केतु ने उग्रता में वृद्धि की और मंगल के अशांत स्थिति यानी नीचत्व में वृद्धि कर दी। फलस्वरूप जातक का मन केवल और केवल अशांत, नाना प्रकार के दुश्चिंताओं से घिरा हुआ, ऐसी स्थिति का हो जाएगा। लेकिन यही अगर कर्क लग्न की कुंडली है और तब यहां पर केतु बैठे, फिर से ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पापग्रह नहीं बने हो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वो सूत्र और हमेशा बताता हूं, आपको पता होगा। तो चंद्रमा अगर पापग्रह नहीं बने हैं और ये किसी अच्छे भाव में बैठे, जैसे देवगुरु के प्रभाव में बैठे हैं, तो निसंदेह केतु शुभ फल देने वाले बनेंगे, पाप फल प्रभाव देने वाले नहीं। दृष्टि के उदाहरण से समझिए तो राहु की दृष्टि पड़ रही होगी चंद्रमा पर, लेकिन इसके बावजूद केतु का यहां प्रभाव खराब नहीं कहेंगे।
रवि हंस जी ने पूछा है सिंह लग्न के 8वें भाव में शनि राहु और 8वें सिंह लग्न के 8वें भाव में शनि राहु हैं और 8वें भाव यानी मीन राशि के स्वामी गुरु मंगल और केतु के साथ दूसरे भाव में बैठे हैं कन्या राशि में। सभी ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि है या क्या यह किसी बड़ी घटना का संदेश है? सिंह लग्न के 8वें भाव में शनि राहु और दूसरे भाव में आपका कहना है मंगल। यहां मैं बाकी ग्रहों को हटा देता हूं। शनि मंगल के संबंध को ज्योतिष शास्त्र ने दुर्घटना, आकस्मिक बड़ी दुर्घटना, यहां पर देखा जाए तो विशेषकर मंगल अष्टम में बैठे हो, विस्फोटात्मक ग्रह, और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस केस में गुरु की भी दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। सो बहुत बड़ी घटना का, आपने जैसा कहा कि कोई बड़ी घटना का संदेश है ये, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हां, ये चोट चपेट दुर्घटनाओं को जरूर दर्शा रहा है। सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, बाकी कोई चिंता नहीं। युक्ता जैन जी हैं, इन्होंने पूछा है मकर लग्न की कुंडली में 7वें घर में शुक्र और मंगल की युति होने पर व्यक्ति हीरा धारण कर सकता है या नहीं। देखिए, मकर लग्न की कुंडली है और 7वें भाव में शुक्र और मंगल की युति है। अब सीधी सी बात है, मकर लग्न है तो यहां पर चंद्रमा की राशि में बैठे हैं मंगल और शुक्र। सबसे पहले तो यह देखिए कि चंद्रमा की राशि में जो शुक्र बैठे हैं वो शुक्र तात्कालिक मित्रता में है या तात्कालिक शत्रुता में। एक, अगर तात्कालिक शत्रुता में है और नीच के मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं तो ये ऑलरेडी दो विवाह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कहीं से शुक्र मंगल की युति है और कहीं से शनि राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ रही हो तो ये 100% विवाह विच्छेद या वैवाहिक जीवन में तबाही परेशानी की बात को दर्शा रहा है। मैं हमेशा एक और बात बताता हूं आपको, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि मैं कहा करता हूं कि कुंडली में कोई ग्रह 80% फायदा दे रहा हो और उसके कुछ दुष्परिणाम निकल करके आ रहे हो जो कि मात्र 20% हो, तो क्या हमें रत्न धारण करना चाहिए? तो मैं 100 में से 99 बार यही कहूंगा नहीं। हमें नहीं पता कि वो 20% नुकसान कैसा होगा। उदाहरण से समझिए कि एक कुंडली में शुक्र ऐसो आराम दे रहे हैं, 80% फायदा और 20% नुकसान कि उस घर में एक माचिस रखी हुई है और वो माचिस की तीली गलती से कहीं इधर उधर लग जाए तो 80% का क्या हाल वो करने वाली है, आप इसी से समझ लीजिए। उसी घर में एक माचिस है और माचिस की डिबिया के अंदर एक तीली है, 20%, मात्र प्रभाव 20%, और वो तीली लग जाए तो पूरे घर का क्या हाल करने वाली है, यानी 80% का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो 80% हम लाभ छोड़ेंगे, 20%, क्योंकि हम बल देंगे शुक्र को या किसी भी ग्रह को, जिस भी ग्रह के बारे में आप विचार कर रहे हो, तो 80% जहां फायदा को बल मिलेगा, 20% नुकसान को भी बल मिलेगा। हो सकता है वो नुकसान इतना ज्यादा हो कि भारी पड़ जाए, सो वो 80% का फायदा हम छोड़ देंगे। तो यहां शुक्र और मंगल की युति जो है दांपत्य में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करने वाली बनती है तब जबकि विशेष कोई पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए। और आपने शुक्र के रत्न के बारे में पूछा, शुक्र अगर चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता में है तो रत्न पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं किसी पापक ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है, बिल्कुल ना पहनिए। कंचन द्विवेदी जी ने पूछा है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की मेरी कुंडली है और चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं और 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो उनकी दृष्टि पड़ रही 5वीं दृष्टि। अब इनका पूछना है कि 10वें भाव में सूर्य हैं जो शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या शशयोग लगेगा? देखिए, एक विचारणीय तथ्य क्या है कंचन जी कि वृश्चिक लग्न में शनिदेव कारक नहीं होते, ये बात आप जानती हैं, लेकिन अगर बात हम शश महापुरुष योग की कहें तो 100% लगेगा, 100% लगेगा। क्यों? क्योंकि योग की बात चल रही है और योग कैसे बना है? शनि के अपने घर में होने के कारण, शनि के अपने घर में होने के कारण, तो योग तो बनेगा ही बनेगा। हां, अब आप मुझसे पूछिए कि यह योग कितना प्रभावी होगा। शश महापुरुष योग ऑलरेडी ऐसा प्रभावी होता है कि जीवन काल में सब कुछ विलंबित देता है। अब वृश्चिक लग्न का स्वभाव क्या है? कई बार राजयोग भी कैसे बुरा प्रभाव देते हैं, इसको समझिए जरा सा। शश महापुरुष योग राजयोग है और इस राजयोग का रिजल्ट, परिणाम कहता है कि जीवन काल में जो भी मिलेगा बेहद विलंब से मिलेगा या धीरे धीरे मिलेगा। अब वृश्चिक लग्न पर आ जाइए। वृश्चिक का स्वभाव क्या है? धैर्य की कमी, जल्दबाजी, जो भी चीजें चाहिए जल्दबाजी में चाहिए। अब ये राजयोग भी कैसे दुर्योग के समान प्रभाव देगा, इस चीज को आप एक लाइन में दो जोड़ करके 4 निकाल लीजिए। राजयोग तो है, आपके अंदर धैर्य की कमी और शनिदेव वक्त पर लेने नहीं देंगे, तो राजयोग होकर के दुर्योग के ही समान तो फल दे रहा है।
लेकिन सवाल उठता है कि तो क्या हम सस महापुरुष योग नहीं मानेंगे, 100% मानेंगे? क्यों क्यों मानेंगे भाई? ये तो दुर्योग की तरह काम कर रहा है। नहीं, विलंब से ही सही इस बात का दावा तो बन रहा है कि मिलेगा। आप अंतिम परिणति देखिए, आप अंतिम परिणति देखिए, अंतिम परिणति यह है मिलेगा, मिलेगा। अतः ये राजयोग है और 100% प्रभावी है। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। अनिकेत, अब कोई दिक्कत नहीं का अर्थ है कि अब घर में थोड़ा बहुत कलह तनाव वो तो करे, होना ही होना है। अनिकेत गुप्ता जी ने पूछा है, अगर कर्क लग्न में उच्च का सूर्य 0 डिग्री के हैं लेकिन सडबल में कहना है कि इनका की बली है वो, तो सूर्य कैसा फल देंगे और क्या माणिक्य पहना जा सकता है? और आगे इन्होंने पूछा है कि ग्रह अगर बाल्यावस्था या वृद्ध अवस्था में हो लेकिन सडबल में अत्यधिक बली हो तो कैसा परिणाम देंगे? सडबल 6 प्रकार का बल, इसके बारे में तो आप जानते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि जैसे आपने कर्क लग्न के बारे में पूछा, कर्क लग्न कैसा लग्न है? तो यह जल तत्व प्रधान लग्न है। सूर्य कौन है? अग्नि तत्व है। तो यहां कर्क लग्न में देखा जाए तो द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव आमतौर पर मारक कहा गया है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो कर्क, सिंह और कन्या, कन्या राशि ने तीसरे भाव को यहां कहीं ना कहीं मारक, बुध को ज्यादा मारक माना गया कर्क लग्न में, सूर्य को कम, लेकिन सूर्य को भी यहां कारक नहीं तटस्थ भूमिका दी गई। तो आप अगर रत्न पहनना भी चाहें तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप सूर्य का रत्न धारण करें। तो सवाल उठता है कि हम इस लग्न में किस रत्न ग्रह को बल दें? कर्क लग्न में बल देने को कहा किसको जाता है सबसे ज्यादा? असल में कर्क लग्न का सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल है। सवाल उठता है क्यों? क्यों मंगल है? क्योंकि मंगल पराक्रम है और कर्क लग्न के लोग थोड़े आलसी होते हैं, तो इनको बल देने की आवश्यकता, इनको पराक्रम देने की आवश्यकता होती है। फलतः यहां मंगल को बल दिया जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो, उनका रत्न धारण करिए, उनके बल को देख करके उनका रत्न धारण करिए। सूर्य के पास सडबल में बल है, आप सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके सूर्य की आराधना करिए, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। दिनेश शर्मा जी ने पूछा है, मेरे 10वें भाव के स्वामी बुध भाग्येश सूर्य के साथ 8वें भाव में है और उस पर द्वितीय भाव में स्थित गुरु और शनि की दृष्टि है। मैं पिछले 25 साल से अधिक समय से शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत हूं और अगले वर्ष रिटायर्ड हो जाऊंगा। अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। शायद यह योग भी उत्तरदायी है। मुझे लगता है आपने राशिफल में 10वें भाव में के स्वामी 6वें 8वें का शायद सुना हो, तब आपने ये प्रश्न पूछ लिया होगा। जी हां, कारण ये भी है, मैं ये नहीं कहूंगा ये ही है। हमेशा याद रखिए प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ज्योतिषी से बात करता है और ज्योतिष से प्रश्न पूछता है तो उसके दिमाग में एक खाका बन जाता है कि अब ज्योतिषी जो जवाब देगा वो 100% भविष्य को लेकर के होगा। नहीं, मैं बार बार कहा करता हूं ये आकलन है, करीबी आकलन। देश, काल और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए किया गया करीबी आकलन, यही है फलित ज्योतिष। अब जैसे उदाहरणार्थ दिनेश शर्मा जी ने पूछा है, इनके साथ जो हुआ, निसंदेह जितने भी दिनेश शर्मा जी उस दिन जन्मे होंगे इनके जन्म स्थान के आसपास सेम अक्षांश देशांतर पर, उनके साथ कमोबेश ऐसी परेशानियां आ रही होंगी, कार्य क्षेत्र में उनको परेशानी हुई होगी। लेकिन क्या जरूरी है कि सारे दिनेश शर्मा जी नौकरी ही कर रहे होंगे संविदा पर? कई सारे ऐसे लोग होंगे जो व्यापार में होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रारब्ध बहुत बली होगा और किसी ऐसे घर में जन्मे होंगे जहां करोड़ों का बिजनेस होगा। तो यह भी तो स्थिति हो सकती है। इसीलिए ज्योतिष के फलादेश इस मामले पर आकर के कहीं ना कहीं रुकते हैं और कहते हैं देश काल और पूरी परिस्थिति को समझो। तो जी हां, आपकी कुंडली की जो बात कह रहे हैं कि अष्टम में जाकर के बैठना, यह भी उत्तरदायी है। और भी कुछ कारण हो सकता है, कुछ राजनीति, कुछ परिस्थिति, कुछ वहां और भी हुआ होगा, कई तरह के कारण, कई तरह की बातें हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अगला जो प्रश्न है वो पुनीत शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव 8वें भाव में है और राहु 10वें भाव में, तो क्या इस स्थिति में भाग्य को भी पाप मध्यत्व माना जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल आपका, कि शनिदेव क्या अपने ही घर को पाप मध्यत्व में डाल देंगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने और बहुतों को ये फायदा मिलना चाहिए इस सवाल से। जी हां, यहां पाप मध्यत्व माना जाएगा, भाव को पाप मध्यत्व माना जाएगा। पहले आप इस सवाल को समझिए, अपने ही सवाल को समझिए कि शनिदेव अष्टम में है, भाग्यपति जाकर के अष्टम में है, तो भाग्यपति का अष्टम में होना, संघर्ष में भाग्य चला गया। अब पाप कर्तरी योग से होता क्या है? भाग्य में परेशानी, भाग्य का लाभ न मिलना, मेहनत के बावजूद भाग्य का जो परिणाम मिलना चाहिए वो न मिलना, यही तो होता है। तो पाप कर्तरी योग मानिए या भाग्येश का अष्टमस्थ होना। अब सवाल उठता है कि नहीं, हम केवल
पाप कर्तरी पर विचार करना चाहते हैं कि क्या पाप कर्तरी माना जाएगा। जी हां, माना जाएगा। कोयले का स्वभाव काला करना है तो क्या अपने घर को वो काला नहीं करेगा? करेगा। तो शनिदेव ग्रह हैं, वो अपने भी, यानी मुख्यतः भाग्य भाव की यहां चर्चा हो रही है, उनकी राशि वहां पड़ी है, अलग बात है। मुख्य बात हो रही है भाग्य भाव की। भाग्य भाव पाप मध्यत्व में माना जाएगा। आयुष भट्ट जी ने पूछा है, जन्म कुंडली में जिस भाव में ग्रह बैठे हों, यदि गोचर में वही ग्रह उसी भाव में आ जाएं, तो क्या ग्रह विशेष प्रभाव देखने को मिलता है? जी हां, अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में आपके बली अवस्था में है, कारक है तो कहना ही नहीं, गोचर में उस अवस्था में आने पर बेहद लाभदायी बन जाते हैं। और कारक न भी हो तब भी कहीं ना कहीं उनका परिणाम अच्छा देखने में आता है, क्योंकि गोचर और जन्म कुंडली की स्थिति एक होने पर प्रभाव बढ़िया देखने में मिलता है। नवीन कुमार सिंह जी ने पूछा है, आपने जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली किसी का रत्न धारण करने को कहा था, और आगे इन्होंने पूछा कि तुला लग्न, राशि मेष, 6वें स्थान पर सूर्य राहु और 12वें में गुरु केतु, माणिक्य धारण करें, ये जानना चाहते हैं। यानी इनका कहना है कि आपने कहा कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली किसी का रत्न धारण कर लिए, ठीक है, मैंने कहा था। अब आगे इन्होंने कहा कि तुला लग्न और राशि इनकी मेष है, तो चंद्र कुंडली मेष राशि की बनी। अब इनका पूछना है कि मेष राशि होने के चलते क्या मैं सूर्य का रत्न धारण कर सकता हूं? नवीन सिंह जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई सनसनी। आज ही किसी की मैं कुंडली देख रहा था और शायद वो बालक की कुंडली थी, और मैंने देखा कि गुरु की महादशा समाप्त होने के बाद शनि, बुध, केतु, शुक्र लगातार उस बालक को अपने जीवन के शायद 15वें वर्ष के बाद से ही ये चारों महादशाएं आने वाली थी। और बालक की कुंडली शायद धनु लग्न की थी, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अभी इस बालक के लिए हम रुकते हैं, और मुझे लगता है कि इस बालक के चंद्र कुंडली के आधार पर इसको सारे जीवन पर्यंत मैं रत्न पहनने की सलाह दूंगा। अभी आप रुक कर इंतजार करें, जिनके पेरेंट्स जिस बच्चे के लिए बात कर रहे थे। तो ये पहले पूरी कुंडली को देखना होगा, समझना होगा, और महादशाओं का अवलोकन करना होगा कि कौन सी महादशा चल रही है, किसका ज्यादा बलाबल आ रहा है। जैसे उस बच्चे की कुंडली में लगातार महादशाएं जो चल रही थी, वो लग्न के अलग चंद्र कुंडली के आधार पर चल रही थी। तो मैंने देखा कि चंद्र कुंडली को अगर हम बल दे देते हैं, और चंद्र कुंडली के ग्रह षडबल में भी बली आ रहे थे, तो मैंने जन्म कुंडली के ग्रह को छोड़कर चंद्र कुंडली की ओर जाने का फैसला बताया। तो वैसे ही अगर आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली के ग्रह अंशवाइज भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और महादशा से भी सपोर्ट इनको मिल रहा है, तो 100% आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। लेकिन आधी अधूरी जानकारी मैं बिना कुंडली के नहीं दे सकूंगा यहां पर। अगला प्रश्न जय गोवर्धन अहिर राव जी हैं, इन्होंने पूछा है, वृषभ लग्न में शुक्र अगर अष्टम भाव में हो तो शुक्र लग्नेश और 6वें भाव दोनों के स्वामी होंगे, यह योग है या दुर्योग? बहुत बढ़िया प्रश्न। आज प्रश्न 2-3 ऐसे आए हैं जो बिल्कुल सार्वभौमिक प्रश्न है और सबके काम आ जाएंगे। बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। यह मंगल और शुक्र के द्वारा होता है कि वो लग्नेश भी होते हैं और षष्ठे से अष्टमेश होते हैं। लग्नेश होकर के अगर कोई ग्रह अष्टमेश होता है तो उसे अष्टम का कतई कोई दोष नहीं होता, और अष्टम का उसको ना तो दुष्प्रभाव होता है ना अष्टम से संबंधित वो प्रभाव देता है। हां, मैंने सदैव कहा कि जब लग्नेश होकर के 6वें 8वें में चला जाए, भले वो खुद की राशि उसकी क्यों ना हो, तो थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगा जीविकोपार्जन में। लेकिन अगर आप दोष की बात पूछ रहे हैं तो ऐसा कोई दोष नहीं माना जाता। बाकी कोई ऐसी स्थिति का ग्रह हो तो वो ज्यादा संघर्ष बढ़ाएगा। अगर बाकी के ग्रहों को देखें तो वो 100% अगर दोष परेशानी बढ़ाते हैं, तो ऐसा ग्रह मात्र 5%। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये दोष नगण्य सा है। कुलदीप शर्मा जी ने पूछा है, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु 8वें और 11वें के स्वामी होकर केतु के साथ 5वें स्थान पर बैठे हैं, और तीसरे स्थान पर बुध सूर्य के साथ बैठे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम पर है, क्या इससे शिक्षा और संतान बाधित होगी? जी हां, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि यहां पर अगर देखें तो भाव नोट करिए, वृषभ लग्न की कुंडली में पंचम पति बुध देव हुए। अब गुरु इस भाव के कारक हैं, जो कि जाकर के बैठे हैं, और कैसे हैं तो केतु के साथ राहु से दृष्टि, तो भाव पर राहु की दृष्टि, भाव कारक पर राहु की दृष्टि, और भावपति पर भी राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि बुध पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि पड़ रही है 16। तो शनि की दृष्टि को अगर छोड़ते भी हैं तो राहु की दृष्टि भाव, भावपति और भाव कारक तीनों को यहां पीड़ित करने वाले हैं। सो हां, संतान और शिक्षा दोनों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। मैं बाधा शब्द की जगह कमी शब्द कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां भी हों जो और मामले में सपोर्ट कर रही हों, लेकिन हां, आपकी बातों ने तय किया परेशानी आएगी। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही सवालों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपके ज्ञान में थोड़ी ही सही अभिवृद्धि की होगी, और अभिवृद्धि न भी हो तो आनंद जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।